सो हाय फ्रेंड्स, जिस वैकेंसी का बेसब्री से सबको इंतजार होता है, ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी की, जो एक बड़े लेवल की वैकेंसी होती है जो हर साल है ना, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है ना। तो अब मैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही लेके आया हूँ जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि इसके अंदर क्या पैरामीटर्स है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी वैकेंसीज है, जोन वाइज कितनी वैकेंसीज इसके अंदर होने वाली है। तो चलिए सीधे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका है रिक्रूटमेंट है, ये क्या है आपका लेवल 1 की पोस्ट के लिए होता है, 7th एंड CPCB मैट्रिक्स यानी कि लेवल 1 पोस्ट होता है ये आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इसका इंडिकेटेड नोटिस क्या 28/12/2024 को आई है। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है 22/1/2025। ओपनिंग डेट जो है आपका 23/1/2025 से ओपनिंग हो रहा है और 22 फरवरी तक यानी कि 22/2 तक ये चलेगा, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट यानी कि 23/2 से लेकर 24/2 तक विंडो ओपन रहेगा, खुला रहेगा, है ना। अगर डेट ऑफ टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो की बात करें तो 25/2 से लेकर 6/3 तक चलेगा यानी कि फाइनली 6/3 तक ये मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो तय वो CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चलिए बात करते हैं वैकेंसीज की, तो डिटेल्स वैकेंसी में देखिए यहाँ पे क्या वेरियस लेवल 7th पे मैट्रिक्स है, टोटल 18,000 इसका पे है और बेसिक्स पे की बात में हम कर रहे हैं। और एज देखिए क्या है 18 से 36 साल तक का, और टोटल वैकेंसी 32,423, बड़ी लेवल की वैकेंसी है ना, काफ़ी है। जोन वाइज वैकेंसी आती है और एक बड़ी लेवल की बहाली होती है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो जो चीज़ है वो सबके लिए होता है जो इसमें माने हैं रेलवे के, बाकी जो आपकी रेलवे की फैसिलिटी वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑनलाइन का तरीका क्या होने वाला है, तो जितने भी एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस है आपके सामने, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है पोस्ट में कि ऑनलाइन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन क्या 22, तो डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, हमें जल्दी से जल्दी विंडोज में आप जाके अप्लाई कर देना है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको तरीका बताऊंगा कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है उसके पहले हमें कोशिश कर लेंगे सारा हम लोग नोटिफिकेशन यहाँ से अच्छे से पढ़ ले। बात करते हैं कि एग्जामिनेशंस के क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, मैल प्रैक्टिसेज यानी कि एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मींस ऑफ एनी काइंड इन द एग्जामिनेशंस, यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम सबमिशन में पहले डिबार्ट हो चुके हो CBT में तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। यानी कि अगर रेलवे में किया या और भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी में आपको अगर डिबार्ट कर दिया गया तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन फेल नहीं कर सकते हो। पहली चीज़ें ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे बैंड आइटम्स की कि यहाँ पे क्या क्या बैंड आइटम्स है आपके, तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप्स, कैलकुलेटर, कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं होता, ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आप एग्जाम के स्टेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें बस कोई प्री और मेंस नहीं होता, एक सिंगल एग्जाम होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल 4 फेज आप मान सकते हैं। पहला फेज आपका क्या है CBT, दूसरा क्या आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है, इसके अलावा आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इसके बाद ऑब्वियसली आपको जो कॉल लेटर होता है वो बाय पोस्ट भी जाता है, लेकिन आपका आजकल तो ऑनलाइन ही आ जा रहा है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की बात करेंगे तो सारे स्टेज के लिए आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन नॉर्मलाइज होते हैं। इसके बाद देखिए है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET यानी कि फिजिकल के लिए RRC क्या करती है, शॉर्ट लिस्ट करती है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका मेरिट लिस्ट क्या है, और वो सारा चीज़ आपके वेबसाइट पर देता है वो। आफ्टर दैट आपका DV के लिए सिलेक्शन होगा। अगर आप बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो देखिए यहाँ पे क्या है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फ्रॉम यूनिट 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका लगातार गलत हो जाएगा तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि 1/3 मार्किंग से। तो ये इनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात आपको पता है कि या तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, या नेपाल का, या भूटान का, या फिर तिब्बत के। जो जनरल होता है पाकिस्तान ओरिजिन, ये सब आपका बाकी देश के लिए आपको अलाउ नहीं होता। ये 4 ऐसी कंट्री जिनके लिए आपको कोई भी अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे होगा। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मली 18 से 33 साल की एज लिमिट चाहिए, और जैसा आपको दिखाया गया अगर 1/1/2025 में है तो 18 से 36 साल, ठीक है। इसमें है नॉर्मल कोर्स के लिए अप्लाई होता है, ऑफिसर के 18 से 36 का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जनरल गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन होता है OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, आपके डिजेबिलिटी के लिए 10 साल 13 साल, वो जनरल जो क्राइटेरिया है वो यहाँ भी सारे चीज़ दिया हुआ है। इसको आप एक बार अच्छे से लुकआउट कर लेना है कि हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और हमें कितने साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे अलाउ किया गया है।
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें आप तो 1836 साल देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या ईडब्ल्यूएस में है तो आपका जो उम्र होना चाहिए वो 2189 यानी कि 21/1989 सब लोएस्ट होना चाहिए, उसके पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी तो आपको चल ही रहा है। ओबीसी के लिए 2/1/1986 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है और SC/ST के लिए 2/1/1984 ये लास्ट डेट है, लोअर लिमिट है, इससे कम आपका डेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ नॉट ग्रेटर देन 1/2007 इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका एज देख लीजिएगा कि आप उस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल है या नहीं है। और बाकी रिलैक्सेशन के अंदर आपको मैंने अभी बताया ही था कि क्या क्या एज लिमिट दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। जो जनरली सेंट्रलाइज्ड है आपके पास एजुकेशनल टेक्निकल होना चाहिए। अगर फाइनल एग्जामिनेशंस का रिजल्ट लास्ट ईयर में हो तो आपको अप्लाई नहीं करना है, शुड नॉट अप्लाई, यहाँ पर पढ़ाई लिख दिया है। डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लाइफ कोर्स। डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग का एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ITI या इस सब के पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था इसके लिए तो आपका नहीं होगा। एक एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें तो देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो द आउट ऑफ दिस फीस 500 एंड 400 शैल बी रिफंडेड इन द ड्यू कोर्स। यानी कि एक जनरल फीस कितनी है 500 और PW फीमेल ट्रांसजेंडर या एक्स सर्विसमैन के लिए SC/ST के लिए 250 रुपये की फीस है। यहाँ पे मोड्स ऑफ पेमेंट देखिए आपका ऑनलाइन होने वाला है। इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, UPI से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होगा, कोई ऑफलाइन फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जामिनेशन शेड्यूल की तो देखिए आपका होने वाला CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी कंप्यूटर की प्रैक्टिस आपको चाहिए। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करें तो देखो 90 मिनट का एग्जामिनेशन होता है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और जनरल रीजनिंग का यानी कि इंटरनेशनल और रीजनिंग के आपके 30 और जनरल अवेयरनेस के 20 यानी कि टोटल आपके क्वेश्चन होंगे कितने 90 और मार्क्स क्या होगा 100। ठीक है, आपके सेक्शन वाइज जो दिया गया जनरल साइंस का 25, मैथ्स का 25, रीजनिंग का 25 और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी शामिल होते हैं। और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग वेरियस कम्युनिटी देखिए अनरिजर्व के लिए कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%। ये दिया है लेकिन कट ऑफ हाई चला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट सेक्शंस की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसा होने वाला है, सिलेबस कैसे होने वाला है, तो देखिए मैथ्स के अंदर जो आपके टर्म्स होने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम्स, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड, यानी कि एक जनरल टॉपिक जो है आपके 10th स्टैंडर्ड तक के प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, पाइप्स और क्लॉक्स। इसमें आपको पता है कि नंबर सिस्टम से, बॉड मास से, क्लॉक से, पाइप से, इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं ना। रीजनिंग के अंदर भी वही टॉपिक्स है आपका, एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल, साइलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी। तो ये सारा आप PDF में एक बार देख लीजिएगा कि सिलेबस हमारा क्या होने वाला है, उसके हिसाब से आपको तैयार करना है। जनरल सिलेबस में क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल तक ही पूछा जाता है। CBSE यानी कि NCERT भी आपको रेफर करना है। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स में आप स्पोर्ट्स देख लीजिएगा, कल्चर देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स और इंडिया से रिलेटेड जो भी घटनाएँ हुई हैं 2-3 महीने के अंदर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें पेट की यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द CBT कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर PET 3 times। वो 3 गुना लोग को निकालते हैं वैकेंसीज के हिसाब से। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट, यानी कि 100 मीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है 2 मिनट के अंदर 35 kg का वजन उठा के। ठीक है, इसके अलावा आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट में पूरा करना है 15 सेकेंड्स के अंदर, एक ही चांस आपको मिलेगा। फीमेल के लिए अगर बात करें तो 20 kg का वेट आपको उठाना है सेम टाइम्स में और सेम डिस्टेंस पे। इसके अलावा 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में। फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया टाइम में और वेट के अंदर, अदरवाइज सेम कैटेगरी है। ठीक है, PW स्टार्टिंग में हमने बात किया है कि इसको ऑनलाइन मोड पे करना है। इसके अलावा हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे कैसे इसका फॉर्म फिलअप होता है और अप्लाई करने का तरीका है क्या है। और ठीक इसमें फ़ोटो देखिए यहाँ पे क्या है, साइज 320 × 240 पिक्सल का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट 100 dpi, फोटोग्राफ 50 से 100 KB के बीच में होगा। ठीक है, एंड पिक्चर का साइज होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से स्ट्रिप करना है 30 KB से 50 KB के बीच में। तो ये इमेज वाला जो चीज़ है आपका, फ़ोटो हो चाहे
आपका सिग्नेचर हो, ये सब पहले से आप लोगों को रख लेना, डॉक्यूमेंट सारे रख लेने हैं। अगर आप कोई कैटेगरी से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो। तो ये एक सारा वैकेंसी था। इसके बाद अगर जोन वाइज वैकेंसी की हम बात करें तो कि क्या क्या पैरामीटर्स होने वाले हैं और कौन कौन से पोस्ट होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पोस्ट क्या आपका असिस्टेंट SNT डिपार्टमेंट आपका है। इसमें प्रोडक्शन है, सिग्नल है, वर्कशॉप के लिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड तो जनरली होता ही है। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस देखिए क्या है, 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट, यानी कि 10th और उसके इक्विवेलेंट और ITI इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए आपका असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए में आता है, ब्रिज में है, कैरेज एंड वैगन में है, लोको से डीजल में, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट PV, इतने सारे कैटेगरीज होते हैं। इसके अलावा TLC वर्कशॉप, TLC ट्रैक मशीन्स, पॉइंटमैन्स, ट्रैकमैन्स। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, डिपार्टमेंट देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो आप देख लीजिएगा। 10th पास और ITI के बेसिस पे ही इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा जोन वाइज वैकेंसी के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखना है कि किस जोन में कितनी सीट्स चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में जैसे यहाँ पे देखिए मुंबई के लिए कितने टोटल 1892 वैकेंसी है। इसमें दिया गया है किसके लिए, अनरिजर्व्ड के लिए कितने हैं टोटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है किसके लिए आपको कितना है, क्योंकि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जोन वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा, किस जोन के लिए कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा जहाँ से ये फिल्टर्ड रहेगा किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो वेट नहीं करना है, हमें तुरंत अप्लाई करिए और गुड लक फॉर द वैकेंसीज। फिर से मिलते हैं इस टाइप के जॉब अपडेट के साथ। चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।